हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी टर्म वन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? टर्म वन की और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए और इसके लिए मैं अपना एक ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें टर्म वन के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। हर चैप्टर से 15 एमसीक्यू इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे लेकर के आऊँगा वो भी आपको इजीली मिल सके। शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस बार एग्जामिनेशन में। हर चैप्टर से हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ले रहे हैं और बुक अभी सेलेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, नीदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी and nor there is a condition of absolute freedom. Human geography can conquer nature by obeying it. This concept is, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से फ्री भी नहीं है और पूरी तरह से नेचर के इफेक्ट पे भी नहीं है? तो ऑप्शंस आर पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यू डिटर्मिनिज्म। ये बीच का रास्ता इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स इन ज्योग्राफी। दोनों एक दूसरे से इंटरैक्टेड हैं क्योंकि अर्थ इज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग। Dichotomy between physical and human elements, dichotomy elements between physical and human elements means दोनों के बीच में opposite features हैं। There exists a mutual interaction and interrelationship between them and none of these. तो correct option is there exists a mutual interaction and interrelationship between human being and earth. आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, humanization of nature is a phrase used to describe the interrelationship between nature and human being. This explain the concept of, तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब नेचर के ऊपर ह्यूमन बीइंग का इफेक्ट और हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग चेंज करें। दिस कॉन्सेप्ट इज पॉसिबिलिज्म। Next question number 4 is, which of the following have most helpful to human being in losing the shackle of the nature? तो नेचर के जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करने में सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? टूल्स, मनी, टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल। तो ऑल दीज थिंग्स, मनी, टेक्नोलॉजी, टूल्स, और दीज आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो द आंसर इज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following approaches was formulated during the early colonial period? तो colonial period के beginning में कौन सा concept शुरू हुआ था, approach शुरू हुआ था? Exploration and description, regional analysis, areal differentiation and spatial organization. तो अर्ली colonial period में exploration and description अप्रोच शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट? तो फिजिकल एनवायरनमेंट के कौन से फैक्टर नहीं है? क्लाइमेट डेफिनेटली ये फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, फ्लोरा फोना है, सॉइल भी है, विलेजेस नहीं है, विलेजेस जो है ये ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Conception resulting from more synthetic knowledge of physical laws governing our earth and of the relationship between the living being which inhabit it. This concept is given by, ये concept किसने दिया था? पहले तो concept समझे कि concept क्या है। concept ये कह रहा है कि जो भी physical laws के बारे में हमारी knowledge है और जो human being यहाँ पे रह रहा है, इन दोनों, ये जो फिजिकल लॉज हैं ये ह्यूमन बीइंग जो यहाँ पर रह रहा है इसको गवर्न कर रहा है, इसके बीच में इंटर रिलेशनशिप है। तो इस कॉन्सेप्ट को बताया है। आंसर इज पॉल विडाल डी ला ब्लैश। तो पॉल विडाल डी ला ब्लैश ने इसको शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये कि अनस्टेबल अर्थ, अर्थ तो स्टेबल नहीं है ना, अर्थ तो मूव कर रही है और ह्यूमन बीइंग भी कभी भी रेस्ट नहीं करता, एक जगह से मूव करता रहता है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी है।
तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंथेसिस, डायनेमिज्म, इंटर रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायनेमिज्म। ये बताता है कि अर्थ का भी चेंज हो रहा है और ह्यूमन बीइंग का भी चेंज हो रहा है, और दोनों ये चेंज होते हुए फैक्टर्स के बीच में इंटर रिलेशन है, तो दैट इज डायनेमिज्म। Next question 9 is, which of the following concept of nature man relationship was introduced by Griffith Taylor? Griffith Taylor ने कौन सा concept दिया था? 3 concept जिसके बारे में इस chapter में बताया गया, determinism और new determinism और possibilism। तो जो Griffith Taylor ने दिया है that is new determinism। Next question number 10, which of the following form the core idea of neo-determinism? Neo-determinism का सबसे core idea क्या है? There is no state of absolute necessity, सही है। Stop and go determinism, ये भी सही है। Both A and B, तो correct option is both A and B। Now next question की तरफ देख रहे हैं, which of the following forms the core idea of concept of neo determinism? तो वैसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ये कि neo determinism का core idea क्या है? There is no state of absolute necessity, there is no condition of absolute freedom, human being can conquer nature by obeying it, all of these। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी all of these is correct। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देख रहे हैं, which of the following discipline of social sciences do not form an interface with economic geography? इसमें से कौन सा सोशल साइंस इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करता है? बिजनेस स्टडीज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, टूरिज्म एंड ट्रेवल एंड एग्रीकल्चर साइंसेस। तो इसमें सारे ही ऑप्शन तो सही है, बस ये है ऑप्शन बी जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not one of the field of human geography? ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग फील्ड्स हैं, तो इसमें से कौन ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड नहीं है? अर्बन ज्योग्राफी बिल्कुल है ये, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी बिल्कुल है ये, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जियोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे, द अप्रोच ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इन ज्योग्राफी केम इन पीरियड। पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो एरियल डिफरेंशिएशन का ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी भी एरिया का यूनिकनेस है, कोई भी एरिया है उसकी स्टडी कर रहे हैं और उसमें वो स्पेशल फीचर्स हैं कुछ और आसपास के एरियाज से, तो वो स्पेशल फीचर्स उसके क्यों हैं और वो कैसे हैं, इसी को एरियल डिफरेंशिएशन में स्टडी करते हैं। तो ये किस समय आया है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट आया है 1930s में, इंटरवॉर पीरियड में। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाई बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड एज मेटाफॉर यूजिंग ह्यूमन एनाटॉमी? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ड्यू टू सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फिजिकल फिनोमेना। सेकेंड, they both are intricately intertwined, geography is closely related to biology and all of these। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है कि ह्यूमन बीइंग का बॉडी और काफी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। तो दीज आर 15 क्वेश्चन दैट वी डिड फ्रॉम चैप्टर 1। तो शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the following countries have density of population more than 200 person per square kilometer except one। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है? फाइंड आउट द ऑड वन। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 200 से कम है? इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में भी ज्यादा है, इंडोनेशिया में भी ज्यादा है, स्पेन, स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है जिसका पॉपुलेशन कम है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2, What is the actual growth of population? Actual growth क्या होता है population का? Birth minus death, birth minus death होता है natural growth, birth minus death plus in migration minus out migration, इंडिया में आने वाले लोग प्लस माइनस जाने वाले लोग। तो ये जो डिफरेंस है बर्थ माइनस डेथ का और
इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन का, इन दोनों को जोड़ करके एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Mr. A works in Afghanistan. Due to political inconsistency, he would like to return to India. वो भारत में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी अफगानिस्तान में। तो कौन सा फैक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नन। द करेक्ट ऑप्शन इज पुश फैक्टर। जब भी कोई नेगेटिव फैक्टर है जिससे लोग अपनी प्लेस छोड़ के जाना चाहते हैं दूसरी जगह पे, तो दैट इज ए पुश फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजीनियर मूव्स फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। इंडिया से जर्मनी कोई जा रहा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। अब यहां से वो पुश नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूसरी जगह पे पुल हो रहा है क्योंकि वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दिस इज ए पुल फैक्टर, वो वहां की अपॉर्चुनिटीज को पुल कर रही हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज पुल फैक्टर। नेक्स्ट इज मिस्टर आकाश मूव फ्रॉम ब्राजील टू यूएसए। ब्राजील साउथ अमेरिका में है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है। ब्राजील से यूएसए जा रहे हैं फॉर गेटिंग बेटर जॉब एंड सैलरी इन यूएसए। इन दिस सिचुएशन विच इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन प्लेस कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है? ओरिजिन जहां से जा रहा है और डेस्टिनेशन जहां पे जा रहा है। इस हिसाब से ब्राजील से जा रहा है और यूएसए में जाना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्राजील एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर रमेश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कानपुर टू मुंबई। मुंबई से, कानपुर से मुंबई में ट्रांसफर होता है 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर बाय हिज कंपनी। विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज दिस? ये किस तरह का माइग्रेशन है? तो ये माइग्रेशन 1 साल के लिए है, परमानेंट नहीं हो सकता है। सीजनल, सीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई जा रहा है, विंटर में जैसे कि जो हर्डर्स होते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ जाते हैं, तो नोमैड्स होते हैं, वो सीजनल उनका मूवमेंट होता है। यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज टेम्पररी मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, while finding out crude birth rate CBR and crude death rate CDR, population at dash will be considered. population कौन सी कंसीडर करते हैं क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट निकालते समय? एट द एंड ऑफ द ईयर? नहीं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर? नो। एट द मिड ऑफ द ईयर? द करेक्ट ऑप्शन इज मिड ऑफ द ईयर। जो पूरे साल के बीच में जो उनकी पॉपुलेशन है उसको हम इंक्लूड करते हैं सीबीआर और सीडीआर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम? दो समय के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो क्या है? बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन। बर्थ रेट अगर ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, बिल्कुल। प्लस इन माइग्रेशन, बिल्कुल। birth rate is more than death rate plus out migration. C is birth rate less than death rate in migration, birth rate less than death rate plus out migration. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है कि बर्थ रेट अब जब ज्यादा है साथ ही साथ इन माइग्रेशन को भी इंक्लूड कर देंगे, देन इट विल गिव यू ए पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Next question, question number 9. What was the world population at the beginning of 21st century? 21st century में जब 2000 शुरू हुआ तो उस समय जब 2000 से जब शुरू हुआ तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 7 बिलियन, 6 बिलियन, ओवर 6 बिलियन, ओवर 8 बिलियन, अंडर 6 बिलियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उस समय 6 बिलियन से ज्यादा थी, बट 7 बिलियन नहीं थी, लेकिन 6 बिलियन से ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन बीइंग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। ह्यूमन बीइंग बहुत फ्लेक्सिबल है एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, और अपने फर्टिलिटी यानी पॉपुलेशन को वो कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कर सकता है। व्हाट डज इट रिटर्न? इसका मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, की पॉपुलेशन का ग्रो करना कंट्रोल में रहता है। नो कंट्रोल, ग्रोथ रिमेन हाई,
फर्टिलिटी रिमेन अनचेंज। तो इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन ए लग रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग फ्लेक्सिबल है तो वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक डायग्राम भी बुक में दिया हुआ है। इस फिगर में देख पा रहे हैं 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में बांग्लादेश, स्टेज 2 में कुछ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पेरू और श्रीलंका, और स्टेज 3 में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री जैसे कनाडा और जापान है। तो स्टेज 1 से स्टेज 3 की तरफ जो माइग्रेशन होता है उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहाँ पर स्टेज 1 में पॉपुलेशन बहुत हाई है क्योंकि बर्थ रेट हाई है और CDR भी हाई है। इसी तरह से स्टेज 2 में हम देख रहे हैं कि जो CDR है, डेथ रेट है, वो बिल्कुल नीचे आ गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी और मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी डिपेंडेंट है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की हैबिट्स के ऊपर है कि वो कैसे कंट्रोल करता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए बीच का ये जो गैप है, जो शेडेड पार्ट है, ये दिखा रहा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेकिन स्टेज 3 आते आते जो डेवलप्ड कंट्री जब होते हैं तो इस समय पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है, यहाँ पे रिसोर्सेज सबको अवेलेबल होने लगते हैं, लिटरेसी आ जाती है और जो एग्रीरियन इकोनॉमी है ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चेंज टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी। तो जो अर्बन इकोनॉमी में चेंज होना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, और लिटरेट सोसाइटी का कन्वर्ट, इलिटरेट से लिटरेट होना, दिस इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्लेस के बारे में है। प्लेस है कटांगा, जाम्बिया में। रीजन ऑफ अफ्रीका इज डेंसली पॉपुलेटेड। कटांगा जाम्बिया में जो रीजन है दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ मिनरल और फर्टाइल सॉइल। तो कटांगा हर जगह का तो नहीं आता है, लेकिन अब बुक में के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो कटांगा जो है यहाँ पर मिनरल्स के कारण से पॉपुलेशन ज़्यादा है, और मिनरल के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज और माइंस ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज ए कंट्री रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट। क्या नेगेटिव ग्रोथ रेट हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। इवन एग्जाम्पल भी है, इंडिया में भी हुआ है ऐसा। बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, बर्थ रेट कम रहे डेथ रेट से। पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज, लोग बाहर चले जाएं, दोनों ही सिचुएशन में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा रहे, नहीं ये तो सिचुएशन नहीं है। बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन कि बर्थ रेट कम रहे प्लस लोग बाहर चले जाएं काफी दूसरे कंट्रीज में, तो पॉपुलेशन का नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, एनवायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट करते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा। राइजिंग टेम्परेचर, यस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है। स्क्यूड सेक्स रेशियो, स्क्यूड सेक्स रेशियो का मतलब है कि मेल फीमेल के रेशियो को ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से चेंज करना, ये एक एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ह्यूमन इंटरप्शन अगर दे रहा है, ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर कर रहा है, तब रेशियो में जो चेंज आ रहा है दैट इज स्क्यूड सेक्स रेशियो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, The population density of a country is measured by, country का population density कैसे measure करते हैं? Population is divided by area in acres, population divided by area in hectares, population divided by area in square miles, population divided by area in square kilometer. Option D is correct कि population को जब हम स्क्वायर किलोमीटर में एरिया से डिवाइड करते हैं तो हम पॉपुलेशन की डेंसिटी पता करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 4 है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? रेडसेल, एलन सी सैम्पल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूबुल हक। यहाँ पर बुक में दोनों दिए हुए हैं, महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन, बट मेन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ही वाज महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या चीज है? किसी चीज का साइज बढ़े, क्या वो डेवलपमेंट है? कांस्टेंट साइज, क्या वो डेवलपमेंट है? पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, वो डेवलपमेंट है? या पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी, वो डेवलपमेंट है?
किसी भी चीज में अगर क्वालिटी वाइज कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जैसे कि कोई इलिटरेट पर्सन है, वो एजुकेशन करके और वो अब अच्छी कुछ कुछ जॉब कर रहा है, तो वो हम कहेंगे डेवलपमेंट। अगर वो साइज फिजिकली बढ़ रहा है तो उसको हम नहीं कहेंगे डेवलपमेंट, उसको कहेंगे ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3, if a country spend more on defense rather than on social sectors, in which category it will fall in the matter of level of human development? अगर कोई कंट्री डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करता है तो वो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले पाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कहेंगे जिसमें कि कोई रिटर्न मिले हमको। यहाँ पर उसको हम, अगर कोई डिफेंस में खर्च हो रहा है तो उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज लो। तो वैसा प्लेस जहां पर कि डिफेंस का खर्च ज्यादा होगा वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल लो होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप? तो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट ग्रुप में 53 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जिनमें की ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेंज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने बुक में पढ़ा है, 0 से लेकर के और 1 के बीच में होता है और पॉइंट्स में होता है, और जितने भी इसके फैक्टर्स है उनको 0.3 जो है उसको वेटेज दिया रहता है। तो जो उसका क्वेश्चन, जो पूरा उसका रेंज है, दैट इज इन बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज? इनमें से कौन सा एक्सेस टू नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? एडल्ट लिटरेसी रेट, ये भी करेगा एक्सेस टू नॉलेज को। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी करेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्सेस टू नॉलेज। एक्सेस टू नॉलेज को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not a key area of measuring human development index? HDI के लिए हमको कुछ की फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो की फैक्टर हेल्थ है, इनकम है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब ऑप्शन करेक्ट है इनकम। इनकम को इसमें नहीं देखा जाता है, इसमें हेल्थ को, एजुकेशन को और एक्सेस टू रिसोर्सेज, दीज आर द 3 की एरियाज ऑफ फाइंडिंग इंडेक्स, human development index. Next question number 8, which one of the following is not amount the 4 pillars of human development? human development के 4 pillars बताए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एम्पावरमेंट है, और इस तरह से ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ के लिए क्या जरूरी है? लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, फ्री टू अचीव वंस गोल और पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पर हेल्दी लाइफ इंपॉर्टेंट है। मीनिंगफुल लाइफ जितनी भी हो, जितनी भी लंबी किसी की लाइफ हो, वो बहुत यूजफुल हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्ग लाइफ, इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, फ्री टू अचीव गोल आना चाहिए और सोशल वर्क पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये सब मीनिंगफुल लाइफ के क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, good governance and people-oriented policies are required to promote which pillar of human development? तो human development को प्रमोट करने के लिए कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए? इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। तो हमको एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ती है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the reason responsible for low HDI, low HDI as human development index low है, क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं? हाई गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सेक्टर, बिल्कुल नहीं, इससे तो और डेवलपमेंट होगा। एक्सेलरेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट है। Political hostility is not related to the HDI.
एसडीआई के डेवलपमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था सबसे पहले एचडीआई? तो सबसे पहले एचडीआई पब्लिश किया गया था 1990 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की पब्लिश कौन करता है? तो यहाँ पर यूनेस्को नहीं करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश कर रहा है और 1990 में इसका पहला रिपोर्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रीज with medium level of human development emerged after, मीडियम लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट था एचडीआई का, उनका इमरजेंस कब हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in how many country group countries can be classified on the basis of human development score? human development score के बारे में लोग पढ़ चुके हैं कि HDI का 0 से लेकर के और 1 तक रहता है और इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं? वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। तो टोटल देर आर 5 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये था चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। Question number 1, growing flowers, especially tulip, is the specialization of which of the following countries? Norway, Sweden, Netherlands, Belgium. The correct option is option C, नीदरलैंड में स्पेशलिटी है ट्यूलिप फ्लावर के ग्रोथ की और उसके प्रोडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the name of the part of the chewing gum after the flavor is gone is called chicle. इट इज मेड फ्रॉम मिल्की जूस ऑफ डैश ट्री। तो जो च्युइंगम है वो किस ट्री के मिल्की जूस से बनता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जेपोटा। जेपोटा ट्रीज से जो मिल्क निकलता है उससे च्युइंगम को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट। तो यूरोपियन कॉलोनीज जो कॉलोनियल पावर थे उन्होंने कहाँ पर किस तरह का कल्टीवेशन शुरू किया? उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से कल्टीवेशन शुरू किया, लेकिन उनका जो टाइप था दैट इज नोन एज प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि इंडिया में टी प्लांटेशन या वेस्ट इंडीज में बनाना प्लांटेशन। तो ऑप्शन सी प्लांटेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल अमेरिका, इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको इट इज नोन एज डैश लेडांग। लेडांग तो उसको इंडोनेशिया में बोलते हैं। मिल्पा, द करेक्ट ऑप्शन इज मिल्पा। इसके अलावा जूमिंग बोलते हैं इंडिया में और रूका बोलते हैं ब्राजील में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिल्पा। मिल्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर देयर सब्सिस्टेंस। तो जिस समय ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन नहीं हुआ था उस समय वो एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, तो एट दैट टाइम दे स्टार्टेड हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड। उनको क्या बोलते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में होते हैं? दे आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। और ब्लू वर्कर कॉलर वर्कर्स किसको बोलते हैं? जो मैनुअल वर्कर लेबर होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं उनको जो पेपर वर्क करते हैं, जो ऑफिसेज में बैठ के पेपर वर्क करते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं। और ग्रे कॉलर वर्कर का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज ग्रे कॉलर वर्कर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल फार्म्स आर कॉल्ड। एनिमल के फार्म्स को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर से रेंचेस बोलते हैं। हाउसेस नहीं बोलते हैं, पास्चर्स बोलते हैं उनके ग्रासलैंड्स को जहां पर उनका ग्रेजिंग कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज विटीकल्चर? विटीकल्चर किस टाइप के एग्रीकल्चर को बोलते हैं? तो ऑप्शन इज दिस करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेप कल्टीवेशन। ग्रेप कल्टीवेशन को हम बोलते हैं विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रक फार्मिंग? ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है? ट्यूलिप फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, व्हीट फार्मिंग। जो ट्रक फार्मिंग है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which of the following type of agriculture is the farming of citrus fruits? Citrus fruit means juicy fruits like oranges and grapes. Very important. किस टाइप के एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है? मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग. तो citrus fruit are the main agricultural product of Mediterranean agriculture. मेडिटेरियन सी के आसपास या और कहीं भी जहाँ पर विंटर रेनफॉल होता है वहां पर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किया जाता है. नेक्स्ट इज कोलकोज इज एन agricultural practice in Russia and previous USSR. Which type of agriculture it is? तो कोलकोज किस टाइप का एग्रीकल्चर है? मार्केट गार्डनिंग नहीं, मार्केट गार्डनिंग नहीं है ये. कलेक्टिव फार्मिंग भी नहीं है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी नहीं है. कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सॉरी इट इज नॉट ऑप्शन बी, इट इज ऑप्शन डी, कलेक्टिव फार्मिंग. Now next question number 12. In which of the following region is extensive commercial grain cultivation not practiced? कहाँ पर लार्ज एरियाज में कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है? अमेरिकन कैनेडियन प्रेरीज, अमेरिका के प्रेरीज में किया जाता है. यूरोपियन के स्टेपीज में भी किया जाता है. पेम्पास साउथ अमेरिका में भी किया जाता है. और अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जानवरों को चराना, पर्टिकुलरली पोल्ट्री, कैटल एंड साइंटिफिक लाइन्स इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग तो वेजिटेबल से रिलेटेड है. फैक्ट्री फार्मिंग, यस इट इज फैक्ट्री फार्मिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज फैक्ट्री फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग हम जानते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं या फिर क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी करते हैं. तो फैक्ट्री फार्मिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड. शाफ्ट मेथड से अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है. वो रिस्की बहुत होती है क्योंकि वो पूरा एक केव जैसा कैविटी बना करके और उसमें से शाफ्ट से माइन किया जाता है. तो इसके डेंजर क्या हो सकते हैं? पॉइजनस गैसेस, यस. फायर एंड फ्लड हो सकता है इसमें, केव में फ्लड भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, केविंग एंड ऑल ऑफ द अबव. तो इसके करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सारे खतरे हैं इसमें जो शाफ्ट माइनिंग है इसके अंदर. विच क्वेश्चन नंबर 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर? इनमें से कौन सा मोनोकल्चर नहीं है? डेयरी फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. तो मोनोकल्चर कौन सा नहीं है? तो मोनोकल्चर मीन सिंगल क्रॉप. डेयरी फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिंगल क्रॉप होता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग में एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हैं. सो मिक्स फार्मिंग इज नॉट ए मोनोकल्चर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी.